गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखते हैं पहले हम लोग 10वें क्लास ये 10वें क्लास का क्लास है, भूगोल है। भूगोल में आपका लेसन चल रहा था वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। 10वें क्लास का लेसन चल रहा था वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, जिसमें हम लोग भाग 3 तक पढ़ चुके थे। भाग 4 से आज पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक हमारा जो बचा हुआ था वो हॉट स्पॉट से बचा हुआ था। हॉट स्पॉट्स क्या होता है? ये हॉट स्पॉट, जैसे कि अभी भी देख रहे हैं आप लोग, कोरोना महामारी में गवर्नमेंट हॉट स्पॉट जगहों का चुनाव कर रही है। आखिर ये हॉट स्पॉट जगह होता क्या है, उसके बारे में जानना है हमें। तो हॉट स्पॉट का मतलब होता है वैसा स्थान चिन्हित करना जहां पे या तो उस चीज की कमी हो या तो बहुत ज्यादा अधिकता हो। अभी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा अधिक है तो हॉट स्पॉट जगह चुने जाते हैं, किंतु आपके लेसन में हॉट स्पॉट आपको पढ़ना है उस स्थान को जहां पे विलुप्त होने वाले प्राणी हो या दुर्लभ प्राणी हो, उसके अलावे और वो जीव या पौधे, वो प्राणी कहीं और नहीं रहते हैं। उस स्थान को हॉट स्पॉट्स की संज्ञा दी गई है। आपके बुक के अकॉर्डिंग हॉट स्पॉट्स उस स्थान को चयनित किया गया है। 1988 इसमें पहला चीज शुरू की गई थी। वैसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पे दुर्लभ जीव, दुर्लभ पौधे की प्रजातियां होती है, उसको चिन्हित करके उनका संरक्षण करना, यही प्रमुख इसका उद्देश्य था, जो कि 1988 ईस्वी में पहली शुरुआत इसकी की गई थी। उसी को हम लोग हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। अब आइए, अगला टॉपिक आपका है बाघ परियोजना। बाघ तो आप लोग जानते ही हैं। बाघ परियोजना के बारे में, परियोजना यानी योजना। अब देखिए बाघ परियोजना में क्या कर रहा है, वन्य जीवों के संरक्षण में टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जीव है। यानी जो जीवों का संरक्षण किया गया उसमें एक टाइगर जो है, बाघ जो है, वो बहुत जरूरी जीव है। 1973 ईस्वी में अधिकारियों ने पाया कि देश में जो 20वीं शताब्दी आई उसके आरंभ से लेकर अभी तक बाघों की संख्या लगातार घट रही है। आरंभ में देखा गया 20वीं सदी में, यानी 1900 ईस्वी के शुरुआत में देखा गया तो हमारे देश में बाघों की संख्या कुल 5500 थी। लेकिन अभी अगर देखा गया वर्तमान में तो इसको घटकर संख्या मात्र 1827 रह गई। तो ये एक चिंताजनक बातें थी, क्योंकि अगर किसी भी जीव की अगर संख्या कम होती है या ज्यादा बढ़ती है तो दूसरे जीवों के लिए वो खतरा हो जाती है, पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए, पूरे के पूरे जैव समुदाय के लिए वो खतरा हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। 5500 से घटकर 1827 हो गया। लोग बाघों को मारकर व्यापार करते थे, चोरी करते थे, उसके आवास क्या हो गए, पेड़ पौधे कटाई से सिकुड़ने लगी, उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिला, इस वजह से उसकी संख्या लगातार कम होती गई। तो सरकार ने एक बाघ परियोजना चलाई। बाघ परियोजना विश्व स्तरीय बहुत बड़ी जीव परियोजना थी। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। यानी सरकार के द्वारा एक बाघ परियोजना चलाया गया। ये सब सारी चीजों को देखते हुए जो लगातार संख्या घट रही थी, और ये इसकी स्थापना की गई 1973 ईस्वी में। शुरुआत में इसे सफलता प्राप्त हुई और इसकी संख्या बढ़ाकर 1985 जब थी ये शुरुआत किया गया तो कुछ बढ़ा संख्या, और फिर लगातार बढ़ते बढ़ते ये 4002 हो गया, और वर्तमान में भी इनकी संख्या 4334 है। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। और कह रहा है कि भारत में इसके बाघ के रहने के लिए इसका फैलाव स्थान कह रहा है कि 37,761 वर्ग किलोमीटर था, और इसमें इनकी 27 बाघ रिजर्व बनाई गई है। यानी जहां पे बाघों को रखा गया है 27 ऐसे स्थल चयनित किए गए हैं जहां बाघों का रखा जाता है। बाघों के प्रजनन, श्वसन और उसकी क्रियाविधि का ध्यान उस पे रखा जाता है। यानी बाघ रिजर्व केंद्र हमारे भारतवर्ष में 27 हैं। उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण का दिया हुआ है। उत्तराखंड में जिंक कार्बेट उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, असम में मानस बाघ रिजर्व है, केरल में पेरियार है, और भारत में ऐसे बाघ संरक्षण परियोजनाएं चल रही है। ये महत्वपूर्ण जो मैंने अभी बाघ परियोजना का नाम बताया, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है, पूछ देगा आपको कि जिंक कार्बेट या कार्बेट
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। जैसे पूछ दिया आपका सरिस्का वन्य जीव विहार कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है, इसलिए ये 5-6 जो मैंने बताया इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे आपके बुक में भी दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है ऐसे उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग समुदाय एवं वन संरक्षण। अगला टॉपिक क्या है, समुदाय और वन संरक्षण। देखिए भारत में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन संरक्षण में जुटे हुए हैं। कुछ स्थानीय लोग भी सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन को संरक्षण कर रहे हैं और वन और वनस्पतियों को दीर्घ काल के लिए हमारी आवश्यक है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग सुरक्षा करते हैं। पहले भी लेसन में मैंने पढ़ा चुका है कि पहले लोग रीति रिवाज के माध्यम से पेड़ पौधों को नहीं काटते थे, बोलते थे भगवान होता है, इसमें भूत रहता है तो प्रेत रहता है, इसलिए लोग डर के कारण उस वृक्ष के पास नहीं जाते थे या उसको काटते नहीं थे, जलाते नहीं थे। तो भी एक प्रथा थी, अंधविश्वास की प्रथा थी, किंतु अंधविश्वास के कारण भी तो बहुत सारे पेड़ पौधों को संरक्षण किया गया। तो ये हमारे पहले धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया था और लगातार उससे आज भी लोग नीम पीपल का वृक्ष को नहीं जलाते हैं, काटते नहीं है। तो ये सारी प्रथाएं हमारे जो इतिहास से ही हमारे आज के समय तक चली हुई आ रही है। आदिवासी लोग भी पेड़ पौधों के बहुत संरक्षण किया करते थे। हिमालय में कह रहा है कि प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में सफल रहा। अब वन कह रहा है कि हिमालय के क्षेत्र में जो चिपको एक आंदोलन हुआ था वो बहुत क्षेत्रों में प्रभावशाली रहा और बहुत क्षेत्रों में पेड़ की कटाई को रोकने का श्रेय उसे मिला। अब चिपको आंदोलन है क्या, मैंने लिखा है चिपको आंदोलन के बारे में। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश के डेहरी गढ़वाल जिले में। उत्तर प्रदेश का डेहरी एक गढ़वाल जिला है, वहां शुरू हुआ था और इनके नेतृत्व में हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये अनपढ़ जनजातियों के साथ, अनपढ़ यानी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं लोग थे, उन लोगों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया। पढ़े लोग को तो जागरूक कर सकते हैं, अनपढ़ को थोड़ा मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता उन लोगों को, लेकिन फिर भी वैसे लोगों को भी सुंदरलाल बहुगुणा ने जागरूक किया और 1972 ईस्वी में एक आंदोलन किया। पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब किया, तो 1972 में। कहां किया गया, तो उत्तर प्रदेश के डेहरी गढ़वाल नामक जिले में। अब देखिए आंदोलन है क्या, जिसमें स्थानीय ठेकेदारों ने कुल्हाड़ी द्वारा हरे भरे पौधों को काटते देखा। यानी वहां के लोगों ने देखा कि हरे भरे पौधों को क्या कर रहा है, स्थानीय जो ठेकेदार है, जो लकड़ी का व्यापार है करता है, वो काट रहा है। तो लोगों ने क्या किया, उसे बचाने के लिए पौधे को अपने आगोश में क्या किया, पकड़ लिया और बोला कि पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना होगा। यानी लोगों ने क्या कहा कि वृक्ष को काटने से पहले मुझे काटना होगा और इस बात पे वो अडिग रह गए, जिसमें महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यानी इसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, महिलाओं लोगों ने इसका बहुत ज्यादा सहयोग किया और इस कारण से पेड़ों की रक्षा की और वो क्या हो गया, वहां पेड़ की कटाई रुक गई। तो महिलाओं ने कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन बहुत ज्यादा योगदान दिया। अगला देखिए हमारा टॉपिक जो है वो है आपका वन्य जीव एवं संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। यानी वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान है। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात है जिसको हम लोग जान लेंगे। भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायी अहिंसा प्रेमी थे। भारत में जो जैन धर्म की स्थापना हुई थी 563 और उससे पहले ये आपका 563 और 570 में ये महावीर उसको सबसे बड़े प्रवर्तक थे आपके जैन धर्म के। लेकिन उससे पहले ऋषभ देव ने इसकी स्थापना की थी और बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध ने किया था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इन सभी लोगों के द्वारा लगातार क्या किया गया था, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए प्रावधान चलाए गए थे। तो कह रहा है कि भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुयायियों अहिंसा प्रेमी थे, जो सत्य और अहिंसा को अपना परम धर्म मानते थे। उन लोगों ने ही लोगों के समुदाय के बीच जाकर वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात कही थी कि वन और वन्य प्राणी हमारे लिए बहुत बड़े उपयोगी हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने 487 ईस्वी में कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और जीवधारियों पर उपार्जन करने की पद्धति है। यानी उन्होंने कहा था कि जो जीवधारी और वृक्ष जो है वो किसी न किसी प्रकार से हमारा जीवन को उपार्जित करते हैं और हमें किसी न किसी माध्यम से सहयोग करते हैं। ये गौतम बुद्ध ने कहा था। ये हमारे सतत पोषण की भी मांग रखते हैं और दयालु पूर्वक हमारे जीवन की क्रियाओं को यह भेंट देते हैं। यानी देखते हैं कभी फल आप उनसे मांगते हैं, लेकिन जब समय आता है तो पौधे स्वयं फल देते हैं, आप उसको तोड़ के खाते हैं। छाल, वृक्ष, पत्तियां छाए देती है, फिर उसे लकड़ी से आप जलावन करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आपको वो सर्विस देते हैं।
इसलिए हम सभी का उद्देश्य है कि इस वृक्षों को रक्षा करना है, ऐसा गौतम बुद्ध का कथन था। अब देखते हैं वन्य जीवों के लिए कानूनी, वन्य संरक्षण के लिए कानूनी क्या है, वन्य जीवों में वन्य के लिए संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान क्या है। उसके दो प्रावधान है, राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय नियम। अब राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय नियम के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे।